Hello, IGNOU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज की वीडियो में हम लोग एम पी एस 003 जिसके हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका एम पी एस 003 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 3 है और यही लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया। देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि सेक्युलरिज्म कैसे डेवलप हुआ और रिलीजन का पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेक्युलरिज्म टर्म का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट जो है, यानी कि गवर्नमेंट जो है, किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी और बल्कि सभी रिलीजन्स को जो है इक्वल रिस्पेक्ट देगी। हमें पता है कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, हर एक तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, इसी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने जो है सेक्युलरिज्म को अपनाया था। अब अगर हम इसका कंपैरिजन देखें इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म का वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के साथ, तो आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का मतलब होता है रिलीजन और स्टेट का कंप्लीट सेपरेशन, यानी कि लोगों को रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट को रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ओके, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया सेक्युलरिज्म को हम प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। ओके, देखो, इसका मतलब है कि स्टेट सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देती है और जरूरत पड़ने पर सोशल रिफॉर्म के लिए रिलीजियस मैटर में इंटरवीन भी कर सकती है। ओके, यानी कि इंडिया में स्टेट रिलीजन से कंप्लीटली अलग नहीं रहती, बल्कि सबके साथ इक्वली डील करती है। ओके, जबकि वेस्टर्न में ऐसा नहीं होता, वहां पे स्टेट और रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट है। ऑलराइट, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें सेक्युलरिज्म के ऊपर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। जैसे कि आप आर्टिकल 25 देखोगे तो ये सिटीजन को फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। वहीं आर्टिकल 26 जो है रिलीजियस ग्रुप को अपने रिलीजियस अफेयर मैनेज करने का राइट देता है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, साथ ही साथ आर्टिकल 28 कुछ स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। ओके, ये सब जितने भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, ये सब इंश्योर करते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट बना रहे। ओके, अब हम रिलीजियस पॉलिटिक्स का राइज देखेंगे, कैसे आज के टाइम में ये बढ़ता जा रहा है। तो देखो, अगर अगर हम कहें कि इंडिया सेक्युलर है तो रिलीजियस पॉलिटिक्स क्यों होती है? हम तो सारे रिलीजन को इक्वल मानते हैं ना, फिर भी रिलीजियस पॉलिटिक्स क्यों होती है? तो इसका आंसर है कि रिलीजन इंडियन सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये हम लोग आज के टाइम पे देख सकते हैं कि रिलीजन हर एक चीज का बेसिस है ना। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर लोगों को मोबिलाइज करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, और इसी को हम जो है कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, कम्युनल पॉलिटिक्स में रिलीजन पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करने का एक टूल बन जाता है। आपको लोगों से वोट चाहिए, किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। ओके, अब जैसे कि इसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, आप देख सकते हो, ये था राम जन्मभूमि मूवमेंट। ठीक है, रिलीजियस पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये मूवमेंट 1980 से जो है और 1990s में बहुत पावरफुल बना। इस मूवमेंट ने इंडियन पॉलिटिक्स को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करा था और इसी पीरियड में जो है भारतीय जनता पार्टी भी नेशनल लेवल पर एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स बनकर उभरी थी। ओके, इस मूवमेंट ने रिलीजन और पॉलिटिक्स के रिलेशन को और ज्यादा जो है विजिबल बना दिया था। ठीक है, बेसिकली ये वही मूवमेंट है जो राम मंदिर है, उसी का मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था। ओके, अब इसमें हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट क्या थी। तो देखो, सेक्युलरिज्म से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, यूसीसी। इसके सपोर्टर्स कहते हैं कि सब सिटीजन्स के लिए एक कॉमन सिविल लॉ होना चाहिए, इससे इक्वालिटी और नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगी। लेकिन इसके जो सपोर्ट नहीं करते वो कहते हैं कि अलग रिलीजियस कम्युनिटी के पर्सनल लॉज और कल्चरल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है। इसी वजह से यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज भी डिबेट का टॉपिक है। आज भी ऐसा कोई लॉ नहीं आया जो सब पर लागू हो। ओके,
माइनॉरिटी के राइट्स की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एजुकेशन और कल्चर से जुड़े कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये राइट्स डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इससे अनइक्वल ट्रीटमेंट का परसेप्शन भी क्रिएट होता है। इसी वजह से माइनॉरिटी राइट्स और सेक्युलरिज्म पर आज भी डिस्कशन होता रहता है। ओके, अब हम देखते हैं स्यूडो सेक्युलरिज्म का डिबेट। तो देखो, इंडियन पॉलिटिक्स में एक और टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्यूडो सेक्युलरिज्म। कुछ हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप कहते हैं कि सेक्युलरिज्म का मिसयूज करके माइनॉरिटी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ओके, वहीं दूसरी तरफ कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स कहते हैं कि स्टेट उन्हें डिस्क्रिमिनेशन और कम्युनल वायलेंस से प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, इसीलिए सेक्युलरिज्म को लेकर अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। इसी को हम स्यूडो सेक्युलरिज्म कहते हैं। ओके, सेक्युलरिज्म में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, हमें पता होना चाहिए। एक तो लोग रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, कम्युनल टेंशन होती है, आपस में गुटों में लड़ाई हो जाती है, वोट बैंक बनता है, और रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी की वजह से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यही था हमारा सेक्युलरिज्म पर पूरा और रिलीजियस पॉलिटिक्स पर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल प्लेड बाय सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट एंड गांधीयन थॉट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो देखो, इसमें ना बेसिकली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो एक आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं था, किसी एक ही आइडियोलॉजी पर। इसमें अलग अलग ग्रुप्स और थिंकर्स ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे, लेकिन सबका एम एक ही था, सबका गोल एक ही था, वो था इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराना। लेकिन उनके आइडियाज और मेथड्स जो थे वो अलग थे। ओके, अब इसमें सबसे पहले आ जाता है गांधीयन थॉट और इनका कंट्रीब्यूशन। तो देखो, सबसे पहले हम महात्मा गांधी की बात करेंगे। गांधी जी ने जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक मास मूवमेंट बनाया था, बहुत बड़े स्केल पे एक मूवमेंट बनाया था। इनके मेन प्रिंसिपल्स क्या थे हमें पता है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, सत्याग्रह, सत्य की राह पर चलो, और सेल्फ रिलायंस, खुद के लिए प्रोडक्शन करो और खुद में ही खुश रहो। ये चीज़ गांधी जी का मानना था कि वायलेंस सही नहीं होता, बल्कि पीसफुल स्ट्रगल से ही हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। उन्होंने पीजेंट, वर्कर, विमेन और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ा, और इसी वजह से जो है फ्रीडम मूवमेंट सिर्फ लीडर्स का मूवमेंट नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का मूवमेंट बन गया था। ओके, अगर हम गांधी जी के कुछ इकोनॉमिक आइडियाज देखें तो गांधी जी स्वदेशी को सपोर्ट करते थे। हमें पता है स्वदेशी का मतलब था इंडियन मेड प्रोडक्ट्स का यूज करना। उनका मानना था कि लोकल इंडस्ट्रीज और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, और गांधी जी बड़े इंडस्ट्रीज और एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्ट में नहीं थे कभी भी। ओके, इन्हें लगता था कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, जो कि आज हो रही है। ओके, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का भी ड्रीम देखते थे वो। ट्रस्टीशिप तो उन्होंने बात करी थी, ट्रस्टीशिप की थ्योरी दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पता होनी चाहिए आपको। देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिच लोगों को अपनी वेल्थ को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो है यूज करना चाहिए, और उनका एम बेसिकली इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल हार्मनी लाना था, सबको इक्वल रहे, सब कोई रिच पुअर ना हो। लेकिन कई स्कॉलर्स कहते हैं कि गांधी जी के इकोनॉमिक आइडियाज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, काफी मुश्किल थे करने। ओके, अब तो ये हो गया गांधीयन रोल। अब हम आते हैं रोल ऑफ सोशलिस्ट इन द नेशनल मूवमेंट। देखो, 1930s के बाद जो है सोशलिस्ट आइडिया इंडिया में पॉपुलर होने लगे थे। 1934 में हमें पता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, और इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, इनका मानना था, सोशलिस्ट का मानना था कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम काफ़ी नहीं है। अगर पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी खत्म नहीं हुई तो फ्रीडम का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो सोशलिस्ट वालों की मेनली डिमांड क्या थी, ये लोग मेनली किस चीज़ को सपोर्ट करते थे, एक तो इकोनॉमिक इक्वालिटी को, लैंड रिफॉर्म्स, स्टेट लेड प्लानिंग यानी कि गवर्नमेंट की प्लानिंग, पब्लिक ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, और सोशल जस्टिस। ठीक है, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को इकोनॉमिक जस्टिस के साथ कनेक्ट करा था बेसिकली। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की प्लानिंग और वेलफेयर पॉलिसीज पर सोशलिस्ट आइडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था, और इनको मद्देनजर रख के ही जो है बनाई गई थी पॉलिसीज। ओके, अब आता है कम्युनिस्ट का कंट्रीब्यूशन, कम्युनिस्ट का रोल। तो देखो, कम्युनिस्ट जो है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे बहुत ज़्यादा, कार्ल मार्क्स से। इनका फोकस वर्कर और पीजेंट को ऑर्गेनाइज करना था। बेसिकली कम्युनिस्ट का मानना था कि सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन जो होती है उसका मेन रीजन इकोनॉमिक इक्वालिटी है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है।
इसलिए इन्होंने वर्कर और फार्मर के राइट के लिए स्ट्रगल किया था। ओके, तो इसी से जो है लेबर और पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे, जो हमने देखो पहले भी पढ़े थे। अभी जब हमने फार्मर वाले पढ़े थे तो हमने पढ़ा था, है ना, तेलंगाना वाला जो हुआ था, ये क्या हुआ था, ये सब हमने पढ़ा था। ओके, अब अगर हम ये सारे आइडियोलॉजीज के डिफरेंसेस देखें या इसमें टेंशन देखें तो क्या हुआ था। अब देखो, सवाल आता है कि इन तीनों ग्रुप में डिफरेंस क्या था। क्या डिफरेंस था? देखो, गांधी जी जो है ना वो विलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात करते थे, नॉन वायलेंस की, पावर सब में बटी होनी चाहिए, ये सब। वही सोशलिस्ट जो है ये बात करते थे गवर्नमेंट की प्लानिंग की, लैंड रिफॉर्म की। वही कम्युनिस्ट बात करते थे क्लास स्ट्रगल की, वर्कर के राइट की। तो यानी तीनों का गोल इंडिया को बेटर बनाना था, लेकिन इनके मेथड्स और इनकी प्रायोरिटीज जो है वो अलग अलग थी। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा हमारे इंडिया पे? तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट करा था। इस मॉडल में गांधी जी के रूरल डेवलपमेंट के आइडियाज थे, सोशलिस्ट की प्लानिंग अप्रोच थी और कम्युनिस्ट के सोशल जस्टिस कंसर्न्स थे। ठीक है, तीनों का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला था मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में, और इसी वजह से इंडिया ने पब्लिक सेक्टर प्लानिंग और वेलफेयर प्रोग्राम्स को इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा इजीली वे में समझो। थोड़ी बहुत चीज़ें जो बोल्ड कर रखे हैं मैंने, टर्म्स वगैरह, वो याद रखोगे तो अपने आप आंसर याद आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे उनका क्या इम्पैक्ट रहा था इंडियन सोसाइटी पे, स्पेशली द वर्किंग क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि लिबरलाइजेशन होता क्या है। तो देखो, 1991 में ना इंडिया बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गए थे हमारे, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है हम लोग फेस कर रहे थे। इस सिचुएशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत की थी, और इन रिफॉर्म्स को जो है एलपीजी रिफॉर्म्स कहा गया था। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इनका बेसिकली एम क्या था? इनका एम था कि हम इकोनॉमी को जो है ओपन करेंगे, बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को जो है ज़्यादा इनकरेज करेंगे। ओके, तो लिबरलाइजेशन से देखो चेंजेस क्या है अगर हम देखें, तो पहले गवर्नमेंट इकोनॉमी पर ज़्यादा कंट्रोल रखती थी। ओके, लेकिन वहीं 1991 के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रीज पर रिस्ट्रिक्शंस कम लगने लगी, फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने की परमिशन मिली, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, और जो है कॉम्पिटिशन आपस में काफ़ी बढ़ गया। तो इससे जो हुआ, इंडियन इकोनॉमी तेज़ी से हमारी ग्रो करने लगी थी। ओके, अब इसका इम्पैक्ट वर्किंग क्लास पे क्या रहा? तो देखो, सबसे पहले हुआ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, यानी कि लिबरलाइजेशन के बाद कंपनीज कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए कॉस्ट कम करना चाहती थी, इसलिए परमानेंट जॉब की जगह जो है कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ने लग गई थी। ठीक है, बहुत से वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, पेंशन नहीं मिल रही थी, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट नहीं मिल रहे थे, और इसी प्रोसेस को हम लोग इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, यानी कि वर्कर को काम तो मिला लेकिन प्रोटेक्शन कम हो गई थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का राइज हुआ, अभी मैंने बताया आपको कैसे। ठीक है, ट्रेड यूनियन की वीकनेस देखो, पहले जो था, पहले ट्रेड यूनियन वर्कर के राइट्स के लिए स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती थी। ट्रेड यूनियन वो होती है जो वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रीज में चेंजेस आए और ट्रेड यूनियन का इन्फ्लुएंस कई सेक्टर में कम हो गया। इसी वजह से वर्कर को अपने राइट के लिए पहले जैसा कलेक्टिव सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, सर्विस सेक्टर का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ था और न्यू मिडिल क्लास का। तो देखो, लिबरलाइजेशन का सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट सर्विस सेक्टर पर पड़ा था। आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंस और बिजनेस सर्विसेज बहुत तेजी से ग्रो हुए थे, नए जॉब्स क्रिएट हुए थे। इंडिया दुनिया का एक मेजर जो है आईटी हब भी बन गया था। ओके, न्यू मिडिल क्लास देखो, सर्विस सेक्टर ग्रोथ की वजह से एक नया अर्बन मिडिल क्लास भी डेवलप हुआ। कई लोगों की इनकम बढ़ी, उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर गुड्स तक उनका एक्सेस बढ़ा। लेकिन ये बेनिफिट सबको इक्वली नहीं मिले, तो जो लोग एजुकेटेड और स्किल्ड थे उनको ज्यादा फायदा हुआ था एलपीजी के टाइम। ठीक है, अब इसका एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ? तो लिबरलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर मिक्स्ड इफेक्ट रहा था। कुछ फार्मर्स को जो है बेटर मार्केट मिले थे, नई टेक्नोलॉजी मिली थी, लेकिन बहुत से फार्मर्स को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी, जैसे कि इनपुट का कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे, और मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में चैलेंजेस भी बढ़े थे। ओके,
अब देखो स्मॉल इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट देखे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी कंपटीशन का सामना करना पड़ा, और अब उन्हें बड़ी इंडियन और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ compete करना पड़ा। तो कई जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, वो सर्वाइव नहीं कर पाई। ठीक है। ग्रोथ इनइक्वालिटी, देखो लिबरलाइजेशन के बाद जीडीपी ग्रोथ जरूर बढ़ी, लेकिन इनकम और वेल्थ सबके बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। तो रिच और पुअर का गैप ज्यादा बढ़ गया, अर्बन और रूरल डिवाइड ज्यादा हो गया, और रीजनल इक्वालिटीज भी बढ़ने लग गई थी। ओके। गवर्नमेंट का इस चीज को लेकर क्या रिस्पॉन्स रहा था? तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे जो है वेलफेयर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करे थे, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेकर आए थे वो लोग, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लेकर आए थे, लेबर रिफॉर्म, वेलफेयर इनिशिएटिव। तो जो रीसेंट लेबर कोड्स भी लेबर एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए लाए गए थे। इनका बेसिकली एम था इकोनॉमिक ग्रोथ और वर्कर का प्रोटेक्शन, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं रोक सकते थे वो। ऑलराइट। तो यही था एलपीजी का इम्पैक्ट क्या रहा था अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग चीजों में। ऑलराइट। बेसिकली हमने लिबरलाइजेशन का देखा है। ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, हाउ डू द मीडिया एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शेप पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी बार देखने को मिला है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिक पॉलिसी होता क्या है, जिसको हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो देखो पब्लिक पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट के वो डिसीजन और प्रोग्राम्स जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि नई नई एजुकेशन पॉलिसीज आती हैं, हेल्थ पॉलिसीज आती हैं, एम्प्लॉयमेंट की नई नई स्कीम्स आती हैं, वेलफेयर प्रोग्राम आते हैं। तो इन पॉलिसीज को शेप करने में मीडिया और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। अगर हम मीडिया का रोल देखें तो मीडिया को अक्सर जो है फोर्थ एस्टेट कहा जाता है, फोर्थ पिलर कहा जाता है हमारी डेमोक्रेसी का। राइट। क्योंकि डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बाद जो है मीडिया भी बहुत एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना गया। मीडिया गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच एक ब्रिज का काम करती है, और ये लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाती है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करती है चीजें। ठीक है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एजेंडा सेटिंग। इसका मतलब है कि मीडिया जिन इशू को हाईलाइट करता है उन पर पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों का अटेंशन ज्यादा जाता है। ओके। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि मीडिया करप्शन और गवर्नमेंट फेलियर को एक्सपोज करती है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की वजह से कई स्कैम सामने आए हैं, और जब मीडिया किसी इशू को एक्सपोज करती है तो गवर्नमेंट को करेक्टिव एक्शन लेना ही पड़ता है। पर आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ओके। हमें भी पता है मीडिया कितनी करप्ट है हमारी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आ जाता है अन्ना हजारे मूवमेंट। मीडिया की पावर का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट। इस मूवमेंट को मीडिया ने एक्सटेंसिवली कवर किया था, और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि पूरे देश में करप्शन के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ी थी, और इस मूवमेंट ने स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ की डिमांड को सपोर्ट किया, और बाद में लोकपाल इंस्टीट्यूशन की स्टैब्लिशमेंट को इन्फ्लुएंस करा था। ठीक है। सोशल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो मीडिया लोगों को इंपॉर्टेंट सोशल इशू के बारे में बताती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन राइट। इस सब पे जो है पब्लिक का ओपिनियन बनाने के लिए भी मीडिया का यूज होता है। ठीक है। लेकिन देखो मीडिया की कुछ लिमिटेशन भी है, डिसएडवांटेज भी है, चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है सेंसेशनलिज्म। कभी कभी टीआरपी और व्यू के लिए इशू को अननेसेसरली जो है ड्रामेटिक बना दिया जाता है, तो इससे पब्लिक को जो है गलत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है। कॉरपोरेट और आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पर कॉरपोरेट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने के एक्यूजेशन भी लगते हैं। इससे मीडिया हमें इंडिपेंडेंस नहीं दिखाती, सही चीजें नहीं दिखाती, गलत भी दिखाती है, इन्फ्लुएंस करती है हमें। ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिजिटल एरा है, फेक न्यूज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो भी। अब हम देखते हैं फंडामेंटल, डीपीएसपी, इन सब का रोल क्या है इसमें। ठीक है। तो देखो फंडामेंटल राइट सिटीजन को बेसिक फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। ये सारे राइट्स इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट सिटीजन को राइट की रिस्पेक्ट करे। ठीक है। यही हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दिखते हैं, जो आर्टिकल 38 से 51 तक दिए गए हैं। ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि वेलफेयर स्टेट कैसे बनानी है। और डीपीएसपी लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते, यानी कि आप जाकर कोर्ट में इनके लिए कुछ वो नहीं कर सकते अपील, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ओके। जैसे कि आप देख सकते हो आर्टिकल 38 है एक। आर्टिकल 38 गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है कि जैसे इनइक्वालिटी कम करो,
पीपल वेलफेयर प्रमोट करो, ये सब, ठीक है। डीपीएसपी का अगर हम इम्पैक्ट देखें पॉलिसी पे, तो एजुकेशन प्रोग्राम, हेल्थ स्कीम, इन सब पे डीपीएसपी का बहुत ज़्यादा, डीपीएसपी ना इतना ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो हमारे लिए, सिटीजन के लिए बेनिफिट में रहे। ओके, अब अगर हम जुडिशरी और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, तो देखो इंडियन जुडिशरी ने भी ह्यूमन डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन किया है। आर्टिकल 21 के तहत आप देख सकते हो, हमें राइट टू लाइफ को बहुत बड़ा एक डाला गया है इसमें, ठीक है। कोर्ट ने कहा था कि डिग्निफाइड लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता, अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट, फूड सिक्योरिटी, इसे भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब जो है इसमें आता है, ठीक है। एचडीआई के इंडिकेटर्स हैं ये, कि कैसे हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रही है कंट्री में, सिर्फ जीडीपी बढ़ता जा रहा है। ओके, ये सब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे के क्वेश्चन देखो, अगर आप ये लोग 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो आप एग्जाम में इजीली पास तो हो जाओगे। लेकिन अगर आप लोग को एक अच्छा स्कोर करना है तो आप आगे के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। इस पीडीएफ में आपको टोटल, मैं बता देती हूँ, आपको टोटल मिल रहे हैं अराउंड 17 क्वेश्चंस, और साथ ही साथ इसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल रहे हैं। इसमें टोटल आपको 13 शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं। अगर आप ये पूरा पीडीएफ कर लेते हो तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आपके लिए 10 क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे। ऑलराइट, बाकी आप पीडीएफ परचेज कर सकते हो, नीचे आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट के लिए, और ये पीडीएफ आपके काम भी आएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।